गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने लर्निंग के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग का शिक्षण के लिए कौन कौन सी नियोजन प्रक्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है इसके अंदर वो है योजना। तो किसी भी काम को सफल बनाने के लिए हम योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार ही हम काम करते हैं। इससे समय और शक्ति दोनों बचती है और अधिगम भी पूरी तरह से हो सकता है। ठीक है जी। तो योजनाएं बनाने के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं: वार्षिक योजना, इकाई योजना और दैनिक पाठ्य योजना। 3 तरह की योजनाएं हो सकती हैं। वार्षिक योजना वो होती है जो हम पूरे साल के लिए बनाते हैं कि अध्यापक जो है पूरे साल किस प्रकार से बच्चे को पढ़ाएगा। तो वार्षिक योजना बनाते वक्त जो है हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। पहला है शिक्षण सत्र में मिलने वाले कुल कार्य दिनों की संख्या, मतलब टोटल दिन कितने हैं। दूसरा, किसी कक्षा के लिए निर्धारित विषय का पाठ्यक्रम के पढ़ाना क्या है। तीसरा जो है वो है किसी कक्षा के लिए निर्धारित विषय के शिक्षण के उद्देश्य कि हमें कौन से उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। किसी विषय के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में निर्धारित इकाई और प्रकरणों की संख्या। उसके बाद हमको चाहिए उपलब्ध संसाधन सामग्री और शिक्षण अधिगम परिस्थिति। ये सब वो बातें हैं जो हमें योजना के टाइम पर याद रखनी है। उसके बाद है यूनिट प्लानिंग। इसमें क्या होता है कि पूरे वर्ष में क्या कुछ किया जाना है, इसको ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजनाएं बनाई जाती हैं। इसे आगे चलकर मासिक, साप्ताहिक और दैनिक योजनाओं में बांट दिया जाता है। भाई अब टीचर के ऊपर है कि वो महीने की प्लानिंग करे, वो हफ्ते की प्लानिंग करे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इकाई योजना। उसके बाद है डेली पाठ्य योजना कि हमें रोज़ में क्या पढ़ाना है, हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। भाई कल मेरा क्लास है, अगर या कल मुझे आपको पढ़ाना है तो कल मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ उसकी योजना मुझे आज ही करनी होगी। इसको हम बोलते हैं दैनिक पाठ्य योजना। ठीक है जी। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है आपका इकाई योजना। तो इसका अर्थ क्या है वो समझेंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि यदि अध्यापक अपने कार्य को अच्छी तरह से पूरा करना चाहता है तो उसे कार्य करने से पहले योजना बना लेनी चाहिए और उसी योजना के अनुसार जो है अपना काम करना चाहिए। ठीक है, पाठ की दैनिक पाठ योजना है, संपूर्ण पाठ की इकाई योजना बनाया अध्यापक। ठीक है, तो इकाई शब्द को शिक्षा जगत में लाने का श्रेय जो है हम हर्बर्ट को देते हैं। हर्बर्ट एक विद्वान थे जिन्होंने इकाई शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, इसका व्यापक प्रयोग 1929 में के बाद ही हुआ, मतलब अच्छी तरह से तो पहला कह रहे हैं वाशिंग के अनुसार इकाई अर्थपूर्ण परस्पर संबंधित क्रियाओं की वो व्यापक श्रृंखला है जो विकसित होकर बालकों से उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जिससे बालक महत्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव प्राप्त कर सकें और अपने व्यवहारों में उसमें परिवर्तन ला सकें। ये वांशिक कहते हैं। उसके बाद है रिस्क। उनके अनुसार इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समानता या एकता को बनाती है। सिंपल डिफाइन है, कोई इसमें तोड़ मोड़ के कुछ दिया नहीं गया है, सीधे साफ शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, अब प्रकार की अगर बात करें तो 2 प्रकार हैं इकाई योजना के: विषय वस्तु की इकाई योजना या फिर अनुभव की इकाई। विषय वस्तु की इकाई योजना के उसके बाद 3 और प्रकार हैं। पहला है पाठ पर आधारित, सूत्र या सिद्धांत पर आधारित और मॉरिसन इकाई। ठीक है जी, तो ये कुछ प्रकार आपको दिए गए हैं इकाई योजना के। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है मॉरिसन इकाई क्या है। बाकी तो सिंपल है, पाठ पर आधारित, पाठ पर जो लेसन हम पढ़ा जा रहे हैं उस पर आधारित होनी चाहिए योजना। सूत्र सिद्धांत की भी हम किस सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं मॉरिसन की। तो मॉरिसन इकाई योजना का विकास मॉरिसन नाम के व्यक्ति ने ही किया था। यह योजना संस्कृति या वातावरण के किसी एक पहलू से संबंधित है। इस प्रकार की इकाई योजना कला, विज्ञान, सामाजिक और भौतिक वातावरण के किसी एक तथ्य को लेकर, मतलब कोई भी हम एक टॉपिक उठा लेते हैं, उस टॉपिक पर हम अपनी योजना बनाते हैं। तो अनुभव की इकाई तो कहें जो है इकाई जो योजना है वो 3 प्रकार की होती है: उद्देश्य पर आधारित, रुचि पर आधारित और आवश्यकता पर आधारित। लाभ क्या है इकाई की योजना के? इसके द्वारा हम सही ढंग से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बच्चे की रुचियों की तरफ ध्यान रहता है। इसके द्वारा विषय वस्तु का संगठन ठीक प्रकार से हो जाता है। इकाई योजना से शिक्षण अच्छी प्रकार नियोजित हो जाती है। अध्यापक और विद्यार्थियों की क्रियाएं अच्छे से हम सुनिश्चित कर सकते हैं और वातावरण को महत्व ज़्यादा दिया गया है इसके अंदर कि वातावरण ऐसा बनाया जाए इसके अंदर अनुसार बालक ढल सके। दोष और कमियां क्या है? पहली की भी इकाई योजना तैयार करना एक बहुत कठिन कार्य है। धन की आवश्यकता पड़ती है, प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है और इसके अनुसार पढ़ाने से शिक्षण यंत्रवत हो जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं लेसन प्लानिंग पाठ्य योजना।
तो पाठ्य योजना में क्या है कि शिक्षण प्रक्रिया को अच्छे तरीके से चलाने के लिए पाठ की योजना बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, पाठ्य योजना के बाद अध्यापक को कक्षा में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती, क्योंकि उसको पता है कि क्लास में जाकर करना क्या है उसको। ठीक है, तो 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है शिक्षण के दौरान। शिक्षण से पहले की अवस्था, शिक्षण अवस्था और शिक्षण के बाद की अवस्था। तो कह रहे हैं कि भाई पाठ्य योजना का संबंध जो है वो शिक्षण की पहले की अवस्था में आता है कि शिक्षण से पहले जो अध्यापक होता है वो पाठ की योजना तैयार करता है। तो अलग अलग ढंग से बहुत लोगों ने इसको परिभाषित किया है। तो पहला जो है वो है डेविस के अनुसार। तो कह रहे कक्षा में जाने से पहले शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा की प्रगति के लिए कोई बात बाध्य नहीं है जितनी कि शिक्षा की अपूर्ण तैयारी की। मतलब अगर टीचर ही तैयार नहीं होगा तो कक्षा में जाकर क्या पढ़ाएगा। तो इसलिए शिक्षा देने से पहले शिक्षा की तैयारी कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। फिर बिनिंग है, और उनके अनुसार दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में उद्देश्य को परिभाषित करना, पाठ्य पुस्तक का चयन करना और उसे क्रमबद्धता में व्यवस्थित करना, मतलब क्रम से लगाना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पाठ्य योजना जो है वो बहुत आवश्यक रूपरेखा है, जिन्हें उस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिस क्रम में शिक्षण द्वारा विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पाठ्य योजना के लाभ क्या हैं? तो बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं कि पहले तो उद्देश्य की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। ठीक है, अध्यापक पहले से ही योजना बनाकर रखता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया योजना के अनुसार पूरी हो जाती है, समय की बचत हो जाती है। विद्यार्थी और अध्यापक के कार्यों में आसानी हो जाती है। पाठ्य योजना जो है विद्यार्थियों को क्रियाशील बनाते हैं और आत्मविश्वास का विकास होता है। पाठ्य योजना बनाने से अध्यापक पहले से ही जानता है करना क्या है, उसको कौन कौन सा सामान कक्षा में उसको अपने साथ ले जाना है। उचित मार्गदर्शन मिलता है अध्यापक को, विषय को एक सीमा में रहकर पढ़ पाता है। पाठ्य योजना में पाठ्यक्रम योजनाबद्ध ढंग से पूरा किया जाता है, और जिस कारण अलग अलग पाठ्य वस्तुओं में संबंध बना रहता है, पाठ्यक्रम क्रमानुसार पूरा होता है। ठीक है, अध्यापक छात्रों के अनुसार शिक्षण विधियों का चुनाव कर पाते हैं। ठीक है जी, और समस्याओं का समाधान भी होता है, टीचर्स के भी और बच्चों के भी। पाठ्य योजना से समय की बचत होती है। पाठ्य योजना से अध्यापक विद्यार्थियों का मूल्यांकन भी कर सकता है, और इससे पाठ्यक्रम को समय पर आसानी से पूरा किया जा सकता है। तो ये कुछ लाभ हैं पाठ्य योजना की। अब आवश्यकता क्यों है? तो किसी भी विषय के शिक्षण के लिए उद्देश्यों को परिभाषित करने के लिए पाठ्य योजना बहुत ज़रूरी है। पाठ्य योजना के द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों की तर्क शक्ति, विचार, निर्णय लेने की क्षमता, कल्पना शक्ति का विकास कर सकता है। नया ज्ञान देने के लिए पाठ्य योजना बहुत ज़रूरी है। शिक्षण कार्य को अधिक रुचिकर बनाने के लिए ज़रूरी है। पाठ्य योजना तैयार करने से शिक्षक यह मान पाता है कि उसे कक्ष में कौन कौन सी गतिविधियां करवानी है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक रुचिकर, मतलब अधिक इंटरेस्टिंग बन जाए। ठीक है, पाठ्य योजना तैयार करने से पहले पाठ्यक्रम के विभिन्न पाठों के बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे पाठ्यक्रम आसानी से पूरा हो सकता है। तो ये आवश्यकता हो गई। और एक अच्छी पाठ्य योजना की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो पहला कि पाठ्य योजना को सोच समझकर बनाए जाना चाहिए। अच्छी पाठ्य योजना के तहत सही प्रकार के निर्णय कक्षा में प्रवेश करने से पहले और पाठ्य योजना बनाते समय ही ले लेने चाहिए, ताकि क्लास में किसी प्रकार का विचलन, मतलब डिस्टर्बेंस ना हो और शिक्षण अधिगम कार्य में कोई परेशानी नहीं आए। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अच्छी पाठ्य योजना में कक्षा में होने वाली गतिविधियों के बारे में पता लगता है। अच्छी पाठ्य योजना से सहायक सामग्री की आवश्यकता का पता लगता है। अध्यापक को क्या क्या सामग्री ले जानी है वो ध्यान में रहता है। बच्चों की रुचि का भी पूरा ध्यान रखा जाता है एक अच्छी पाठ्य योजना में। और अच्छी पाठ्य योजना में अध्यापक अपनी कमियों और विशेषताओं की ओर अधिक ध्यान देता है, जिससे कमियों को दूर किया जा सके और विशेषता को अधिक बढ़ावा दिया जा सके। इसमें विद्यार्थियों की विशेषताओं और विकास की झलक साफ दिखाई देती है। एक अच्छी पाठ्य योजना से भविष्य में शिक्षण के लिए अच्छा नियोजन रास्ता भी खुल जाता है। अप्रोचेस क्या है? तो मुख्य उपागम जो है, पाठ्य योजना के उपागम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके 4 उपागम हैं। हर्बर्ट का 5 उपागम, मॉरिसन का इकाई उपागम, ब्लूम का मूल्यांकन उपागम और RCEM उपागम। तो ये 4 उपागम के बारे में हमको बात करनी है। तो पहला है हर्बर्ट का 5 पदीय उपागम।
तो हर्बर्ट जो है एक शिक्षा शास्त्री और दार्शनिक हुए हैं। इन्होंने 5 पदों में बांटा है शिक्षण को, और इन 5 पदों के आधार पर पाठ्य योजना बनाई गई है। उनका ये उपागम बहुत पुराना है, सबसे पहले आया था, लेकिन ज़्यादातर शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों में पाठ्य योजना के लिए हर्बर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। ये दिया गया जो उपागम है। तो इनके 5 पद कौन से देखे ज़रा। पहला है, अच्छा, हर्बर्ट ने जो है प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया है कि भाई आप जो है प्रस्तुत करें बच्चों के सामने। बच्चों की रुचियों, उनकी मूल्य, उनके संबंधों का ध्यान नहीं दिया जाता इसके अंदर। तो क्या है, पहला है प्रस्तावना और उद्देश्य कथन, फिर है प्रस्तुतिकरण, फिर है स्पष्टीकरण, फिर सामान्यीकरण और फिर प्रयोग। ठीक है भाई। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम चैप्टर कौन सा पढ़ाने जा रहे हैं और उसका उद्देश्य क्या है। ये प्रस्तावना में आता है। फिर हम उस चैप्टर को बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, है ना। उसका विषय वस्तु क्या है, शिक्षण विधि, ब्लैक बोर्ड कार्य, ये सब करते हैं, बच्चों के सामने उसको प्रेजेंट करते हैं। और फिर उसको समझाना शुरू करते हैं, जिसको हम स्पष्टीकरण कह रहे हैं, क्लैरिफिकेशन कह रहे हैं। आपको क्लियर करते हो ना बच्चों के डाउट्स को, जो हमारा विषय है उसको अच्छे समझाओगे। और फिर उसको लाइफ की, जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं उनसे जोड़कर बच्चों को उन्हें बताएंगे, कुछ सामान्य नियम समझाएंगे, सूत्रों का जन्म करेंगे कुछ नए नए, और फिर उसका एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। जो हमने सीखा उसको आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने से बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है। तो ये हर्बर्ट का 5 पदीय उपागम था। उसके बाद कह रहे हैं पाठ्य योजना के लिए नई विधि। ठीक है। तो न्यू मेथड्स कौन कौन से देखे जरा। पहला है तैयारी करना, कि टीचर जो है अपने विषय संबंधित सारी सामग्री को तैयार कर ले, ताकि शिक्षण के दौरान क्लास में उसको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। बच्चों के सामने पहले वो उनको प्रस्तुत करे। क्लास में जाने से पहले टीचर जो है अपनी अच्छे से तैयारी करके जाए, बच्चों के सामने हिचकिचाए नहीं। इससे बच्चों को भी सीखने में आसानी होगी और सिखाने में टीचर्स को आसानी होगी। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। ठीक है। ये दूसरा सोपान है। इसमें विषय के पाठ के उद्देश्य का निर्धारण होता है और सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्यों को शामिल किया जाता है इसके अंदर। ठीक है। सामान्य उद्देश्य पहले से निर्धारित होता है, जबकि विशिष्ट पाठ के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है जी। प्रभावशाली बनाने के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है चॉक बोर्ड वर्क। इसके अंतर्गत जो चॉक बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, अध्यापक द्वारा किया गया कार्य क्रमबद्ध, मतलब सीरीज में सार युक्त होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी अपनी अभ्यास पुस्तिका में सारा कार्य अच्छे से लिख ले। मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है उसको ब्लैक बोर्ड पे उसको लिखना चाहिए, ताकि बच्चा जो है अपनी कॉपी में उसको लिख सके। उसके बाद है पुनरावृत्ति, रिपीटिशन, कि पुनरावृत्ति की क्रिया पाठ के समाप्त होने के बाद होती है, कि जो पढ़ाया गया बच्चों से उसके लिए क्वेश्चंस पूछिए और बच्चों से आंसर मांगिए। ठीक है जी। जो पढ़ाया गया उसको दोहराना ज़रूरी होता है। और फिर लास्ट में हम देते हैं गृह कार्य, कि बच्चों को कुछ ऐसा आप काम दे दें, होमवर्क दे दें, कि बच्चा घर जाके उस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करे, बच्चे दोबारा से उसको पढ़े, ताकि उसकी समझ और बेहतर हो सके। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हर्बर्ट उपागम में पाठ योजना की रूपरेखा। कह रहे हैं कि हर्बर्ट के उपागम में पाठ योजना की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए वो हमको देखना है। तो पहली है पाठ की योजना में सबसे पहले छात्र की कक्षा क्रमांक, विषय, उपविषय या प्रकरण निर्धारित किया जाता है। दूसरा सामान्य उद्देश्य, कि शिक्षा संबंधित या विषय जो हमने चुना है उससे संबंधित कुछ जो उद्देश्य हैं वो लिख ले सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य, प्रकरण या उपविषय पढ़ाने का हम मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसको हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। उसके बाद है सहायक सामग्री, जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि आपकी टीचिंग को प्रभावशाली बना सकती हैं वो आपके साथ होनी चाहिए। पूर्व ज्ञान, तो अध्यापक की जानकारी रखता है कि उसके विद्यार्थी कितने जानते हैं। जब हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो पहले बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं ना, ताकि आपको पता लगे कि बच्चों की समझ क्या है। प्रस्तावना, विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए हम प्रश्न पूछते हैं। उद्देश्य कथन, अध्यापक पाठ की घोषणा करते हैं। प्रस्तुतिकरण, पाठ को प्रस्तुत करते हैं। श्यामपट्ट कार्य, ब्लैक बोर्ड पर वो अपना टॉपिक, अपना विषय जो पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में लिखते हैं। पुनरावृत्ति, जो पढ़ाया गया उसको दोहराते हैं। ठीक है। तो इस पद्धति की जो हर्बर्ट की शिक्षण पद्धति है, इसके क्या क्या गुण हैं वो देखें। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, पहला गुण तो यही है। सभी विषयों के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दूसरा गुण है। इससे पाठ योजना का काम जो है वो आसान हो जाता है। छात्र इसमें एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं।
छात्रों को क्रम के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है और इसके द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को नई परिस्थितियों में प्रयोग करना सिखाया जाता है और पूर्व अर्जित ज्ञान के सिद्धांत पर ये आधारित है। इसलिए आज भी हम हार्वर्ड की 5 पदीय उपागम का इस्तेमाल करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। दोष भी हैं भाई, गुण है तो दोष भी होंगे। पहला है कि इसमें प्रस्तुतिकरण पर अधिक हम जोर देते हैं। पाठ्यक्रम कम लचीला है, रुचियों पर बच्चों के ध्यान हम देते नहीं हैं। ठीक है, शिक्षण उद्देश्यों और अधिगम परिस्थितियों को ध्यान में हम नहीं रखते इसके अंदर। इसमें शिक्षक की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। ठीक है, और पाठ योजना में शिक्षण उद्देश्यों का विशिष्टीकरण नहीं किया जाता कि जो उद्देश्य है हम उसका विशिष्टीकरण नहीं करते। उसके बाद देखें दैनिक पाठ योजना और इकाई पाठ योजना में क्या अंतर है। तो पहला अंतर तो ये है कि इकाई पाठ योजना में पाठ्यक्रम को अलग अलग इकाइयों में बांटकर हम नियोजित करते हैं, जबकि दैनिक पाठ में क्या होता है कि पाठ योजनाओं में रोजाना कक्षा में जो अध्यापक को पढ़ाना है उसके बारे में नियोजन होता है। इकाई पाठ योजना क्षेत्र व्यापक है और जो दैनिक पाठ योजना है वो क्षेत्र सीमित है। आगे देखिए आगे क्या है, तो कह रहे हैं कि इकाई पाठ योजना में कार्य का समय कई दिनों तक हम बढ़ा सकते हैं, जबकि पाठ जो दैनिक पाठ है वो हमको 35-40 मिनट में पूरा करना होता है, क्योंकि एक पीरियड जो है वो 35 से 40 मिनट्स का ही होता है। इकाई पाठ योजना में अनुदेशात्मक उद्देश्य के लिए पूरी इकाई में निहित विषय वस्तु को ध्यान में रखा जाता है, जबकि दैनिक पाठ योजना में अनुदेशात्मक उद्देश्य केवल पाठ योजना तक ही सीमित है। इकाई पाठ योजना में बहुत सारे उपविषयों के कारण अनेक पाठ योजनाएं हम बना सकते हैं, जबकि दैनिक में ऐसा नहीं होता है, एक या दो ही पाठ योजनाएं हम बनाए जा सकते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। उसके बाद क्या है कि पाठ योजना किस तरह से बनाई जाए। तो अब देखिए यहाँ पे पाठ योजना 1 है, लेसन प्लान 1, फिर लेसन प्लान 2 भी दिया गया है। तो ये जो है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप इनको एक बार पढ़ लेंगे, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे एक बार पूछ लेंगे। इसको पढ़ के आपको एक बार अगर हम एक एग्जाम्पल देख लें तो पहले छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापक का नाम की जो टीचर पढ़ाने जा रहा है उसका नाम, डेट लिखते हैं, अनुक्रमांक, आपका कालांश क्या है, ठीक है, अवधि क्या है, विषय कौन सा पढ़ाने जा रहे हैं और आपका उपविषय क्या है, उससे पहले हम ये लिखते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होगा आपके लिए, आप जो फाइल्स बनाते हैं अपने डाइट के अंदर उसमें लेसन प्लान बनते हैं, तो आपको इसी के अनुसार लेसन प्लान बनाना होता है। तो इसमें अगर देखें सबसे पहले सामान्य उद्देश्य दिए गए कि हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसके उद्देश्य क्या है। उसके बाद विशिष्ट या व्यवहारगत उद्देश्य दिए गए हैं, शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान जो हम बच्चों से पूछने जा रहे हैं, प्रस्तावना, ठीक है, इसमें फिर छात्र के बारे में बताया गया है, उद्देश्य कथन और फिर प्रस्तुतिकरण। ये आपका मेन है कि आप बच्चों के सामने क्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है शिक्षण बंधु या श्यामपट्ट कार्य कि आप ब्लैक बोर्ड पर क्या करेंगे, तो आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिगार्डिंग कोई डायग्राम बना देंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे, कुछ भी लिख दें। दूसरा है छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी। अब जो टीचर है वो बच्चों से क्या कहने वाला है वो हम इस बॉक्स में लिखते हैं। आपकी बात सुनकर छात्र कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, क्या वो जवाब देंगे, वो हम यहाँ लिखते हैं। हम जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, छात्र सक्षम हुए या आपकी बात समझ पाए नहीं समझ पाए, क्या उन्होंने जवाब दिया, वो हम इस बॉक्स में लिखते हैं। ठीक है, बॉक्स आप इस तरह से बनाएंगे और लास्ट में जो है पुनरावृत्ति, ठीक है ना, और फिर गृह कार्य जो आपने पढ़ाया उसको रिवाइज कराते हैं और फिर हम उसको होमवर्क दे देते हैं। ये आपका लेसन प्लान खत्म हो जाता है। ऐसे ही आपको एक एग्जाम्पल दिया गया, ये आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। सही है, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लेसन प्लान से आगे। यहाँ तक लेसन प्लान खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्लानिंग फॉर स्पेसिफिक स्टूडेंट्स। देखिए सर क्या कहते हैं इसमें कि भाई जो आपके विशिष्ट बालक हैं उनके लिए आप कैसी योजनाएं बनाएंगे। तो कह रहे हैं कि भाई विशिष्ट शिक्षा प्रकृति के नियम के अनुसार कोई भी दो व्यक्ति या बालक एक जैसे नहीं हो, सबके अंदर इंडिविजुअलाइज्ड डिफरेंस होता है, ये हम जानते हैं। कोई भी दो इंसान जैसे नहीं होते, सबके अपने अपने तरीके हैं सीखने के, प्रस्तुत करने के। ठीक है, वो देखने में जैसे लग सकते हैं, चरित्र में, गुण में, आचार विचार में उनके भिन्नता आपको देखने को मिलेगी ही। अगर आप दो भाई बहन भी हैं या दो बहनें भी हैं तो आपके नेचर में, आपके चरित्र में अलग अलग भिन्नताएं देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो लगभग सेम स्तर के होते हैं, लेकिन कुछ बालक सामान्य स्तर के ऊपर
के होते हैं और कुछ सामान्य स्तर के, मतलब वे अबव एवरेज, बिलो एवरेज और एवरेज स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आप अबव एवरेज और बिलो एवरेज को कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए आप क्या क्या योजनाएं बनाएंगे, इसमें आपको वो देखना है। ठीक है, तो सामान्य स्तर से ऊपर के और नीचे के जो बालक होते हैं उसको हम विशिष्ट बालक या असामान्य बालक की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, इस तरह के बालकों के लिए विशिष्ट प्रबंध करना सरकार का कर्तव्य है। और इन बालकों में कुछ प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, पिछड़े और मंद बुद्धि भी होते हैं, तो कुछ शारीरिक रूप से कमजोर पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो इन बालकों का परीक्षण करें कि आप उनको पहचानें, उनकी आवश्यकताओं, गुणों, क्षमताओं और रुचि के अनुसार शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो विशिष्ट शिक्षा की परिभाषा यहाँ पे कुछ दी गई हैं। पहली है, शैक्षिक अध्ययन राष्ट्रीय समिति के अनुसार विशिष्ट बालक वे होते हैं जो कि औसत बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक लक्षणों में इतनी मात्रा में अलग होते हैं कि अपनी अधिकतम क्षमताओं के विकास के लिए उन्हें विशेष शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कुछ और बच्चों से इतने अलग हैं कुछ मामलों में कि उनको स्पेशल नीड्स की जरूरत है, ठीक है, शिक्षा सेवाओं में। फिर जेडी हंट के अनुसार विशिष्ट शिक्षा वो शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से थोड़ी सी अलग है। मतलब जेडी हंट से बोलते हैं कि विशिष्ट शिक्षा जो है हम उन बालकों को देते हैं जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं से बाकी बच्चों से अलग होते हैं। तो ये दो डेफिनेशंस जो हैं ये वो दी गई हैं विशिष्ट शिक्षा के लिए। अब इसकी क्या आवश्यकता है और इसके क्या महत्व है ये पढ़ना है हमें। तो अगर हम देखें इनकी नीड्स क्या है तो कह रहे हैं कि जितने भी बालक स्कूल जाते हैं वो सेम एज ग्रुप के होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे हैं एवरेज से। तो कह रहे हैं कि भाई इनको हम विशिष्ट बालक कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि तो इस तरह के बालकों के लिए हमें विशेष प्रबंध करने चाहिए शिक्षा के माध्यम में। सही है, तो पहले हम बात कर चुके भाई इनको हम प्रशिक्षण कर दें, इनको पहचानें, इनकी रुचियां देखें। तो विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तो पहला है राष्ट्रीय विकास। किसी भी राष्ट्र की पूंजी वहाँ के नागरिक होते हैं। जिस देश का नागरिक पढ़ा लिखा होता है, समझदार है, बुद्धिमान है, जागरूक है, वो देश को अग्रसर कर सकता है प्रगति के पथ पर। ठीक है, तो देश के लिए हम इन बालकों को, इनकी आवश्यकताओं को देखना जरूरी है। प्रजातंत्र की सफलता, तो किसी भी देश में प्रजातंत्र की सफलता उसके नागरिक पर निर्भर करती है। प्रजातंत्र में हर इंसान को समान अधिकार प्राप्त, तो अगर विशिष्ट बच्चे हैं तो उनको भी एक अधिकार है कि वो सेम शिक्षा ग्रहण करें जो बाकी बच्चे कर रहे हैं। फिर मानव संसाधन, कि मानव संसाधन, जो मानव है वो देश का असली संसाधन है, अगर ये बेकार चला जाएगा तो देश का ही नुकसान हो सकता है। इसलिए विशिष्ट बालकों को उचित मार्गदर्शन देकर उनके गुणों और उनकी रुचियों को उनके अनुसार उनकी शिक्षा उनको देनी चाहिए। फिर समान शैक्षिक अवसर, की हर इंसान को सेम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए, तो विशिष्ट बालकों को भी देनी होंगी क्योंकि ये इनका अधिकार है। आत्मविश्वास का विकास, की एक जो एजुकेशन है वो एक टूल है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, तो इन बच्चों को उस टूल की सबसे ज्यादा नीड है। ठीक है, उसके बाद कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य। एक कल्याणकारी राज्य वही है जिसके नागरिकों के पास समान अधिकार और अवसर हों। तो कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए भी विशिष्ट बालकों को हमें ये अवसर देने होंगे, उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा होगा एक बेहतर जीवन के लिए। फिर जीवन में समानता, अगर हम विशिष्ट बालकों को उनका अधिकार नहीं देंगे, उनको शिक्षा नहीं देंगे तो वो अपने जीवन में समानता नहीं पा पाएंगे। तो जीवन में समानता लाने के लिए उनको एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य। क्या उद्देश्य हैं? तो पहला है ये मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित बालकों को आत्मनिर्भर बनाता है। ठीक है, बालकों में आत्मविश्वास पैदा करता है, बालकों में हुई हीन भावना को दूर करता है। यह विशिष्ट बालकों को देश की मुख्य धारा से जोड़ता है। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य साधारण लोगों के विशिष्ट बालकों के प्रति सोच और दृष्टिकोण को बदलना है। भाई जो विशिष्ट बालक है उनके लिए बहुत से लोग बहुत कुछ सोचते हैं, तो उनकी सोच को बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है। और यह बालकों में प्रेरणा प्रदान करता है ताकि वे भी अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकें, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने के उपाय, क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे उपाय हैं कि विशेष विद्यालय हम खोल रहे हैं यहाँ पर, इस तरह के जो विशिष्ट बच्चे होते हैं वो जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। विशेष कक्षा योजना इस तरीके से बनाई जाए
जिसमें विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा दी जा सके। हॉबी क्लब, एक इस तरह का हॉबी क्लब खोल दें कि बच्चों की जो हॉबीज हैं, जो उनकी रुचियां हैं, उनके अनुसार बच्चा अपनी प्रगति कर सके। विशेष ढंग कि भाई अपनी ही कक्षा में, ठीक है, विशिष्ट बालकों को पढ़ाने के लिए पुरानी शिक्षण विधियों की बजाय नई मनोवैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करें, ताकि बच्चे को के विषय विशेष के प्रति रुचि जागृत हो सके। विस्तार भाषण के विशेष बालकों को सामान्य कक्षा में ही विशेष शिक्षा का प्रबंध कर देना चाहिए। मतलब सामान्य वर्ष में हर तरह के बालक पढ़ रहे हैं, तो उन विशेष बालकों के लिए, विशिष्ट बालकों के लिए कुछ विशेष प्रबंध किए जाएं। ठीक है जी, ताकि बाकी बालक जो हैं, जैसे इसमें एग्जाम में कह रहे हैं कि विशेषज्ञ समय समय पर विद्यालय में आकर विशेष बालकों से मिलकर उनका सही मार्गदर्शन कर सकें। ठीक है जी, मतलब बड़े बड़े लोग आए या अलग तरह के लोग आए जो उन बच्चों को आके उनको संबोधित कर सकें। विशेष शिक्षण देकर भी इन बालकों के इस योग्य बना सकते हैं, ताकि ये भी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में हिस्सा ले सकें। इन बालकों को जागरूक करने के लिए, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने के लिए विशेष शिक्षा देने का प्रबंध करना चाहिए। फिर है अनौपचारिक संस्थाएं। ये विभिन्न प्रकार की अनौपचारिक संस्थाएं से रेडियो, चलचित्र, लाइब्रेरी और टीवी कार्यक्रमों के द्वारा भी विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इन बच्चों को कम दिखाई देता है, ये बालक रेडियो और टीवी का फायदा उठा सकते हैं। मतलब जिन बालकों में जो कमी है उसको ध्यान में रखते हुए, कमी को नहीं, उनकी रुचियों को बढ़ावा देना है। ठीक है जी, तो ये कुछ उपाय हैं जिससे विशिष्ट शिक्षा को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। उसके बाद है की कंसिडरेशन इन प्लानिंग के नियोजन में महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकते हैं। तो नियोजन 1 है, फिर नियोजन 2 भी है, नियोजन 3 भी है। तो किस तरह से जो है हम इन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं वो हम देखते हैं अभी। तो पहला पॉइंट है इसमें अधिगमकर्ता उनकी पृष्ठभूमि से संबंधित ज्ञान। कि जो बच्चे हैं उनका पहले हम टेस्ट करते हैं कि जो विषय हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय के बारे में बच्चा कितना जानते हैं। ठीक है जी, उनको सामने प्रस्तुत करने से पहले हम उनके पूर्व ज्ञान का परीक्षण करते हैं कि जो हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं क्या बच्चा कुछ भी जानता है, उसके बारे में नहीं जानता है। उसके बाद है प्रतिदिन के संप्रत्य अव्यवस्थित ज्ञान, कह रहे हैं एवरीडे कॉन्सेप्ट एंड सिचुएटेड लर्निंग। कि भाई जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चा उसको अपने एवरीडे लाइफ से, अपनी रोज की लाइफ से जोड़ सके। ठीक है जी, बच्चा जो है कुछ ना कुछ सीखे और उसको अपने ज्ञान को अपने जीवन में उतार सके, उसको अपने जीवन में लगा सके। तो क्या शिक्षक समाज की सर्वाधिक संवेदनशील इकाई है। शैक्षणिक सुधार में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है और शिक्षक ही वो एक माध्यम है जो बच्चों को जीवन के मूल्य सिखा सकता है। ठीक है, अच्छे प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण का दायित्व कर्तव्यनिष्ठ, योग्य और क्षमतावान प्रशिक्षकों को सौंपा जाना चाहिए। मतलब टीचर्स ऐसे हों जो अपने काम को करने में, अपने कर्तव्य को निभाने में अच्छी तरह से सक्षम हो। ठीक है, शिक्षकों के शिक्षण को प्रभावी बनाने, शिक्षण में नवाचारी पद्धतियां विकसित करने सहित परीक्षण की व्यापक प्रविधियां तय कर उन्हें व्यवहारिक स्वरूप में लागू करने की दिशा में कारगर कदम उठाने की दृष्टि से ये आवश्यक है। हर प्रदेश में एक शैक्षिक संदर्भ और स्त्रोत्र केंद्र विकसित किया जाए। तो कह रहे हैं कि भाई अब जो है हर स्टेट में, हर जगह पर एक जो है एक शैक्षिक संदर्भ या स्त्रोत्र केंद्र विकसित कर दीजिए, जहाँ पर कोई भी बच्चा अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सके। ठीक है जी, अगला पॉइंट है अधिगम उद्देश्य और अधिगम अनुभव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शिक्षण प्रक्रिया तभी सफल या प्रभावी है जब उसका कोई उद्देश्य हो और वो उद्देश्य पहले से निश्चित हो और फिर उसको निर्धारित हम कर सकें। अगर कोई मानव उद्देश्य रहित है तो वो जिसका कोई उद्देश्य नहीं है वो लाइफ में क्या करेगा। तो इसलिए कुछ भी करने से पहले जो है एक उद्देश्य को सेट करो, फिर उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम एक दिशा चुनते हैं और उद्देश्य ही कार्य को सही दिशा में ले जाता है। ठीक है, तो शैक्षिक उद्देश्य है शिक्षण कार्य को सही दिशा प्रदान करता है, उसमें उसकी सहायता करता है। तो डॉक्टर R.K. शर्मा के अनुसार वो कहते हैं कि शिक्षण के उद्देश्य निश्चित होंगे तो अध्यापक उस
मल्लाह के समान है जो अपनी मंजिल को जाने बिना शिक्षा रूपी विशाल सागर में अपनी नाव चला जाता है। मतलब अगर शिक्षा के उद्देश्य निश्चित होंगे तभी नाव पार लग सकती है, तभी वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। अदरवाइज अगर उद्देश्य नहीं है तो मंजिल का मिलना नामुमकिन है। ठीक है जी। तो करें शिक्षक के समक्ष शिक्षण के उद्देश्य निश्चित और स्पष्ट होने चाहिए, तभी वो सफलतापूर्वक शिक्षण कार्य को कर सकेगा। ठीक है जी। कह रहे हैं उसका ये प्रयास न केवल शिक्षक को प्रभावी बना देता है, बल्कि विद्यार्थियों के लिए अधिगम अनुभव प्राप्त करना भी कहीं अधिक सरल और सहज हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई यह उद्देश्य छात्रों के मनोविज्ञान और समाज का राष्ट्र की आवश्यकताओं पर आधारित है। शिक्षक की उन सभी व्यवहारिक क्रियाओं की पहचान की जाती है जो छात्रों के शिक्षण के समय प्रभावित करता है। उन परिस्थितियों की परिभाषा की जाती है जिनके अंतर्गत अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन करती है। तो कह रहे हैं उन मानदंडों व्यवहारों को भी परिभाषित किया जाता है जो उद्देश्यों की प्राप्ति का निश्चित करते हैं। योजना स्तर पर ही मूल्यांकन का मानदंड व्यवहार का विश्लेषण एवं व्याख्या कर ली जाती है। ठीक है। तो एक शिक्षक जो है क्लास में जाने से पहले इन सब चीज़ों को निश्चित कर लेता है। वो अपना एक उद्देश्य प्राप्त कर लेता है कि हाँ भाई जो मैं लिख रहा हूँ, जो मेरी योजना है, इसको मुझे आज प्राप्त करना है, और उसी दिशा में वो अपने कार्य को करता है। तो आगे ये बोल रहे हैं यहाँ पे एक चीज़ तो ये भी है कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो वो पहले अनुभव कर चुका है, जो एक्सपीरियंस ले चुका है, उससे कुछ सीखकर नई योजना बनाए जिससे विद्यार्थी जो हैं वो ज्ञान अर्जित करने में सक्षम हो सके। फिर है विद्यार्थियों के समूह का प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पे कह रहे हैं कक्षा में प्रवेश करते ही पहला काम जो अध्यापक का होता है वो होता है जो स्थिति है उसको जांच परख ले। कक्षा के आकार को देखते हुए विद्यार्थियों का प्रत्यक्षीकरण करके ही है वो पता लगाता है कि विद्यार्थी कैसे हैं, और विद्यार्थियों के प्रत्यक्षीकरण से वह जानने का प्रयास करता है कौन सा विद्यार्थी उत्साहित करने वाला है और कौन सा विद्यार्थी हतोत्साहित है। मतलब कौन ज़्यादा एक्टिव है, कौन कम एक्टिव है, कौन क्लास को डिस्टर्ब कर सकता है, कौन क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो विषय के संबंध में उनका पूर्व ज्ञान कितना है ये अध्यापक जान ले, जांचने का प्रयास करता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो टीचर जान जाता है। पहला बुद्धि, अभिरुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, रुचियाँ, पृष्ठभूमि, इन सबका टीचर जो है वो जांचता है। तो कह रहे हैं छात्रों की क्षमताओं और योग्यताओं का उपचार करता है, छात्रों की अभिवृत्ति और अभिरुचियों को देखता है, छात्रों की शैक्षिक पृष्ठभूमि। तो ये सब जो है इन सब का प्रत्यक्षीकरण अध्यापक द्वारा किया जाता है कक्षा में जाने से पहले। ये थी आपके नियोजन 1। अब नियोजन 2 में कौन कौन से हैं? विषय वस्तु का चयन और प्रबंधन, कि जो विषय टॉपिक टीचर पढ़ाने वाला है उसको देख ले, उसको क्रम से लगा ले। ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक आता है पाठ्य सामग्री का चयन, कि जो पढ़ाने जा रहा है टीचर, पाठ्य के इसमें क्या क्या सामग्री लगने वाली है वो सामग्री देख ले। तो इसका निर्णय लेते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। पहला है छात्रों के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है, छात्र का व्यवहार कैसा है, छात्र के उनके स्तर पर क्या आवश्यकता है, छात्रों के लिए किस स्तर की अभिप्रेरणा प्रभावशाली होगी, इन सब का टीचर को ध्यान रखना होगा। फिर है पाठ्य सामग्री के तत्वों को क्रमबद्ध करना, कि भाई इसको किस किस चीज़ की नीड है उसको स्टेप वाइज लगा ले, कि भाई पहले मुझे किसकी नीड है, बाद में मुझे किसकी नीड है। उसके बाद शिक्षण की युक्तियों एवं प्रवृत्तियों के संबंध में उसको फैसले लेने पड़ेंगे कि उनको उसको उद्देश्य निर्धारित करने हैं। पाठ्य सामग्री का चयन कर उसको क्रमबद्ध में व्यवस्थित करना है, फिर उसको प्रस्तुत करना है। और फिर शिक्षण युक्तियों का विस्तार, कि जो उसने युक्तियाँ अपनाई हैं, जो चुनी हैं, उसको विस्तार से बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद है टीचिंग लर्निंग फॉर इनेबलिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के निर्माण की योग्य बनाने के लिए शिक्षण अधिगम। तो ज्ञान का निर्माण के लिए यहाँ पे 4 तरीके हैं। पहला है अभ्यास करना, पुनर्निरीक्षण, पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास। सबसे पहली बात क्या है? अभ्यास करें। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो उद्देश्य की प्राप्ति करने में कठिनाई हो सकती है। तो अभ्यास में पहला कदम क्या है कि अभ्यास का कार्य आदत निर्णय का महत्व। तो करें कि काफ़ी विषयों के अभ्यास के महत्व पर विचार किया जाए तो हमें यह कहने से संकोच नहीं कि बिना अभ्यास कुछ विषय जैसे गणित हो गया, शारीरिक विज्ञान हो गया, संगीत विज्ञान आदि में ज्ञान बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि इन सब को अगर हम गणित में अभ्यास ही नहीं करेंगे तो गणित के सवाल हमें बहुत मुश्किल लगेंगे। तो हम ऐसी आदत बना लें अपनी कि हमें अभ्यास करना ही करना है।
फिर दूसरा है अभ्यास कार्य को कैसे प्रभावी बनाए, उनके सुझाव। भाई हमें अभ्यास करना है तो अभ्यास हमें बोरिंग भी ना लगे, रुचिकर लगे, तो इसके लिए हम कौन कौन सुझाव दे सकते हैं, हमें ये लिखना होगा। ठीक है, अभ्यास कार्य में गति की अपेक्षा शुद्धता या अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। अभ्यास कार्य एक ही तरह का नहीं हो, हमें अभ्यास में वैरायटी भी लानी है, मौखिक, कभी लिखित, कभी प्रयोगात्मक, कभी कोई क्रिया। ठीक है, अभ्यास कार्य को भी सजा के रूप में अथवा थोपे जाने वाले आवश्यक कार्य के रूप में नहीं समझना चाहिए। अभ्यास को हम ऐसे लें कि भी हमारी बेहतरी के लिए है ये। टाइम टाइम पर अध्यापक को विद्यार्थियों के अभ्यास कार्य का मूल्यांकन भी कर लेना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद है पुनर्निरीक्षण को करने की तकनीकें, कि जो पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं उसकी हम कौन कौन सी तकनीकें हो सकती हैं। ठीक है, तो अलग अलग विषयों के लिए पुनर्निरीक्षण करना अलग अलग तरीके से होता है। सामाजिक विज्ञान के विषय के लिए पुनर्निरीक्षण अलग और वास्तविक विज्ञान और विदेशी भाषा विषय के पुनर्निरीक्षण अलग होंगे। कॉमन सी बात है, साइंस के अलग है, सामाजिक ज्ञान के अलग होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है हम उच्च गुणवत्ता के शिक्षण की आवश्यकता के लिए कुछ सुझाव हैं, कौन से हो सकते हैं। मुख्य बिंदु पर हमें केंद्रित होना चाहिए। हमारा पुनर्निरीक्षण का उद्देश्य बड़ा और चयनित होना चाहिए। हमें एक एक हिस्से का दूसरे हिस्से से संबंध स्थापित करने का ज्ञान विद्यार्थियों को किसी प्रकरण को समझाते हुए विचार को स्पष्ट करते हुए देना चाहिए। हमें रिपोर्ट मौखिक, लिखित, चेकलिस्ट के द्वारा, पाठ्य पुस्तकों के द्वारा, छोटे ग्रुप वाद विवाद के द्वारा पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। तो लाभ क्या होते हैं इससे, तो कह रहे हैं ये पहले से प्रदान किए हुए ज्ञान को या वस्तु को मस्तिष्क के पटल पर, मतलब दिमाग में स्थायी रूप से बिठा देते हैं। जितनी भी समस्याएं आती हैं उसको हल करने का बोध कराते हैं। मुख्य उद्देश्य अधिगम की हर इकाई को जोड़ते हैं और यह तैयारी और समझ में रही कमी का निदान भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद है पुनरावृत्ति, की जो पढ़ाया गया है उसको रिपीट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है जी। तो भाई आप बच्चों को प्रोत्साहित करें कि जो भी आज किया गया है उसको रिपीट करें, उसको जाकर एक बार फिर से पढ़ें। ठीक है, बच्चों में विकसित करने के लिए ज्ञान को ये करना बहुत ज़रूरी होता है। करें, कुछ छात्रों ने पाठ में जो कुछ पढ़ा है बोलने के लिए कहा जाता है। पाठ में सही बिंदु तो नहीं दोहरा सकते, लेकिन मुख्य बिंदु को हम दोहरा सकते हैं, कॉमन सी बात है। सीमित उद्देश्य के साथ पुनरावृत्ति एक मूल्यांकन तकनीक है जिसमें यह देखा जाता है कि कक्षा में पाठ को पढ़ाया गया है और बच्चों द्वारा कुछ सीखा गया है या नहीं, इसको हम देखते हैं। तो इकाई के अनुसार मूल्यांकन करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जिससे ये पता लगे कि पाठ लगातार संतोषजनक तरक्की पर है या नहीं है। तो ये था आपका नियोजन 3। इसमें आगे भी है, कह रहे हैं कि ज्ञान का प्रत्यय, अवधारणा, अर्थ। तो ज्ञान का क्या प्रत्यय है, क्या उसका अर्थ है, क्या उसकी अवधारणा है। तो कह रहे हैं ज्ञान संबंध शब्द संस्कृत की ज्ञान धातु से बना है जो जानना अर्थ में प्रयोग होता है। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए प्रयुक्त नॉलेज शब्द भी इसका मतलब है टू नो। ठीक है, इसका अर्थ भी किससे, जानने से। तो ज्ञान की प्रकृति की कुछ विशेषताएं हैं। तो पहला है बुद्धि ज्ञान का स्रोत है, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्ति का साधन है, ज्ञान व्यक्ति के अनुभवों का परिणाम है और विभिन्न प्रकार की सूचनाएं भी ज्ञान का अभिन्न अंग हैं। ठीक है, तो कुछ ज्ञान की कुछ विधियां हैं। पहली है प्रत्यक्ष विधि, कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आरंभिक विधि है ये। इसमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। फिर ये प्रयोग विधि, कि हम जो है प्रयोग कर ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। शब्द विधि, कि शब्दों का इस्तेमाल करके हम, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, ये आपकी शब्द विधि है। आगमन विधि क्या है, तर्क पर आधारित, कि आप जो है पहले तर्क दें और बाद में प्रस्तुतिकरण दें। निगमन विधि, पहले कोई एग्जाम्पल दे देंगे और बाद में बच्चे को समझाएंगे। फिर एकाग्रता और ध्यान, ये आध्यात्मिक विधि है। इसमें बच्चे एकाग्रता की क्षमता का विकास करते हैं। तो ये कुछ 6 विधियां हैं ज्ञान की। ठीक है जी, आज कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज तक ही रखते हैं। कल हम जो है इस चैप्टर को ख़त्म करके नया चैप्टर कल हम स्टार्ट कर देंगे। आज आप यहाँ तक इसको क्लियर करें। टेक्स्ट बुक के बारे में हम कल पढ़ेंगे कि पाठ्य पुस्तकों के क्या लाभ हैं, क्या कार्य हैं, क्या स्त्रोत्र हैं। ठीक है जी, कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। आप यहाँ तक इसको खत्म कर लें।